नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। पूर्व पश्चिम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात, यूपी सरकार बदमाशों को मिटाने के दावे तो कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। उल्टा बदमाश ही पुलिस पर हमला कर रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं, एटा और जौनपुर की, जहां पर दोनों तस्वीरों में पुलिस का इकबाल खत्म हो रहा है। कैसे कानून को हाथ में लेकर कुछ असामाजिक तत्व सरेआम कानून व्यवस्था को चुनौती देने में लगे। तस्वीर आप देखिए, एटा में किस तरीके से पुलिस वालों का कॉलर पकड़ लिया गया, और जौनपुर में भी हालत यही है कि पुलिस को बदसलूकी झेलनी पड़ी और पुलिस की पिस्टल ही कुछ लोगों ने छीन ली। तो ये तस्वीर है, और अब आप अंदाजा लगाइए कि जब इस तरीके की बेबस पुलिस प्रदेश में काम कर रही हो, तो फिर अपराधियों के हौसले आखिर क्यों बुलंद न हो। पुलिस को अपनी जान बचाने की आफत पड़ी है, दूसरों की ये जान क्या बचाएंगे। तस्वीरें ये समझाने में पूरी तरीके से समर्थ है। तो सबसे पहले आपको एटा का मामला समझाते हैं। दरअसल पुलिस जलेसर थाना क्षेत्र में खुलेआम हरे पेड़ काट रहे दो युवकों को गिरफ्तार करने गई, लेकिन इससे पहले पुलिस कोई कार्रवाई करती, पुलिस पर हमला कर दिया गया युवकों की तरफ से। आरोपी पुलिस के गिरेबान में हाथ डालकर पुलिस पर आक्रामक होते हुए इस वायरल वीडियो में साफ दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि दोनों युवकों पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तो कानून तोड़ने वाले ही पुलिस पर हावी हो गए, और उसके बाद पुलिस की आफत खड़ी हो गई। तो देखिए किस तरीके से पुलिस वालों से युवक उलझे हुए हैं। पुलिस का ही कॉलर पकड़ लिया गया। कार्रवाई करने जो गए थे वो खुद ही मुसीबत में पड़ गए। दो पुलिसकर्मी आपस में उलझे हैं, दो खड़े हैं, और देखिए किस तरीके से वहां पर काफी देर तक झगड़ा हंगामा चलता रहा। बड़ी मुश्किल से पुलिस वालों ने इन पर काबू पाया, लेकिन जो कॉलर खाकी की पकड़ी गई, उससे यह समझना मुश्किल नहीं कि एटा में अपराधियों के हौसले आखिर कितने बुलंद हैं कि जरूरत पड़े तो पुलिसकर्मियों के साथ भी बदतमीजी करने से बाज नहीं आते वो। और अब जौनपुर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। मछली शहर में नगर की एक महिला की तहरीर पर पूछताछ करने गई कस्बा इंचार्ज सरिता यादव की बदमाशों ने पिस्टल छीन ली, और सरकारी गाड़ी को भी पंचर करने की कोशिश की गई। हालांकि कस्बा इंचार्ज की तहरीर पर पुलिस ने एक महिला सहित 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस पूरे मामले ने एक बार फिर साबित कर दिया कि इलाके में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। वो चाहे जौनपुर हो, एटा हो, कानपुर हो, गाजियाबाद हो, कासगंज हो, हर जगह की हालत वही है। मामले में मुख्य आरोपी नंदलाल अभी फरार है, लेकिन यहां पर आप अंदाजा लगाइए कि पिस्टल छीनी गई थी, और अगर वो पिस्टल चला दी जाती तो कितना बड़ा कांड जौनपुर में हो जाता। मैं भी देख रहा हूं, मारो मान रहा है सर, छोड़ पहले बता रहा हूं, छोड़ पहले, छोड़िए। और मेरठ में अब तस्वीर आपको दिखाते हैं। मेरठ में सड़क पर शव रखकर हंगामा हो गया। पुलिस की गाड़ी से व्यापारी की मौत हो गई थी। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। नौचंदी क्षेत्र के सूरजखंड इलाके का ये पूरा मामला है। तो मेरठ की तस्वीर है, जहां पर शव को रखकर चक्का जाम किया गया। परिजनों से बातचीत का दौर जारी है। दरअसल पुलिस की गाड़ी से व्यापारी की मौत हो गई, और उसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा। नौचंदी क्षेत्र के सूरजकुंड इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पर हंगामा शुरू हो गया। और अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन का रास्ता अब साफ हो गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को प्रस्तावित भूमि पूजन के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अर्जी पर सुनवाई के बाद उसे खारिज कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में साफ कहा कि याचिका में उठाए गए बिंदु सिर्फ कल्पनाओं के सहारे हैं, और जो आशंकाएं जताई गई हैं वो आधारहीन है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मंदिर निर्माण ट्रस्ट और यूपी सरकार को भूमि पूजन कार्यक्रम में कोविड गाइडलाइंस का पालन करने का निर्देश दिया है। तो याचिका में जो बिंदु उठाए गए थे, हालांकि याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया, लेकिन मंदिर निर्माण ट्रस्ट और यूपी सरकार को ये निर्देश भेजा गया है कि कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जाए। कोई श्री साकेत गोखले जी, कोई उन्होंने लेटर पिटीशन फाइल किया था
कि भूमि पूजन जो है वो 5 अगस्त को ना किया जाए, क्योंकि वहाँ करीबन 300 लोग इकट्ठे होंगे और उससे जो प्रोटोकॉल है सोशल डिस्टेंसिंग का, फिज़िकल डिस्टेंसिंग का, उसमें वो फॉलो नहीं होगा। तो कोर्ट ने पिटीशन खारिज कर दिया। कहा इन्होंने कोई फाउंडेशन नहीं दिया है अपने पिटीशन में कि कैसे प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होगा, और कहीं पर भी सिर्फ अजम्पशंस के बेसिस पे इन्होंने पिटीशन उठा के फाइल कर दिया है। और हमें पूरा ऐसा विश्वास है कि स्टेट गवर्नमेंट इसमें पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करेगी, और इसलिए इस पिटीशन को हम डिसमिस करते हैं। और अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण की तैयारियां जोरों पर हैं। 5 अगस्त को भूमि पूजन की तारीख तय कर दी गई, लेकिन उससे पहले मुहूर्त को लेकर शंकराचार्य ने जो सवाल उठाए थे उसे राम मंदिर आंदोलन से जुड़े नेताओं ने खारिज कर दिया है। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। सैकड़ों साल बाद अयोध्या में देश के करोड़ों हिंदुओं का सपना साकार होने जा रहा है। अयोध्या ही नहीं बल्कि देश दुनिया के तमाम हिंदुओं की यही इच्छा थी कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बने, और इसके लिए शुभ मुहूर्त भी निकल आया। लेकिन जिस 5 अगस्त को भूमि पूजन का शुभ मुहूर्त निकला, अब उस पर विवादों की महाभारत शुरू हो गई है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने भूमि पूजन के मुहूर्त पर सवाल उठा दिया, तो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े नेताओं ने उन पर हमले करने शुरू कर दिए। विनय कटियार का कहना है कि ये राम भक्तों की आस्था से जुड़ा मामला है। ऐसे मौके पर शंकराचार्य को ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी की सुविधा देख करके ही प्रधानमंत्री जी अयोध्या आएंगे। इतनी बात निश्चित है कि प्रधानमंत्री जी अयोध्या आएंगे भूमि पूजन करने के लिए। उनकी सुविधा के अनुसार जो भी वो तारीख देंगे, उस तारीख पर हम भूमि पूजन कराने के लिए तैयार हैं। उधर राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख नेता रामविलास वेदांती तो यहाँ तक कहते हैं कि 1000 के साल बाद ऐसा संयोग बना है। इसी मुहूर्त को देखते हुए प्रधानमंत्री को भी बुलाया गया है। ये जो मुहूर्त है 1000 वर्षों के बाद पहली बार आया है। इस मंदिर निर्माण को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, ऐसा मुहूर्त आया है। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विचार करके ये वैज्ञानिकों से, पत्रकारों, सामुद्रिक शास्त्र के लोगों से, ज्योतिषियों से विचार करके वो मुहूर्त रखा है। उस मुहूर्त पर जो पूजन होगा दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं पाएगी। आपको बता दें कि सालों के इंतजार के बाद 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को दोपहर 1:15 पर अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास और भूमि पूजन करेंगे। लेकिन उससे पहले शुभ मुहूर्त पर अशुभ महाभारत जारी है। आपको बता दें कि शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के अलावा भी काशी के कई संत और ज्योतिष मुहूर्त पर सवाल खड़े कर चुके हैं। अब सवाल ये है, जिस राम मंदिर को लेकर देश में इतनी लंबी राजनीति चली, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी उस राम मंदिर पर किसी तरह का विवाद खत्म क्यों नहीं हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और कानपुर के बर्रा अपहरण कांड में आखिरकार वही हुआ जिसका परिवार को शक था। 1 महीने से अपहृत संजीत यादव की बदमाशों ने हत्या कर दी। इसका खुलासा आज पुलिस ने किया। पुलिस ने अपहरण में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बेटे की घर वापसी की राह देख रही ये आंखें अब सूख चुकी हैं, क्योंकि अब वो आस भी टूट गई है। संजीत के परिवार को 33 दिन बाद बेटे की खबर मिली, वो भी ऐसी जिसका सदमा बर्दाश्त कर पाना बेहद मुश्किल है। जल्लादों ने मेरे बेटे को पकड़ के गला घोट दिया।
मेरे बेटे का पकड़ के गला घोट दिया। अपहरण कांड के 33 दिनों बाद खुलासा हुआ है। दोस्त सहित 5 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से 2 उनके खास दोस्त थे। उनके द्वारा ये कबूला गया है संजीत को 26 या 27 जून को ही इन्होंने मर्डर किया है। उनके पांडु नदी में उनको मतलब बॉडी डिस्पोज कर दिया गया है। लापरवाही बरतने में सीएम की चाबुक भी अधिकारियों सहित 11 पुलिसकर्मियों पर चल चुकी है। एएसपी साउथ अपर्णा गुप्ता सस्पेंड। गोविंद नगर सीओ मनोज गुप्ता सस्पेंड। बर्रा थाना अध्यक्ष रणजीत राय निलंबित। चौकी इंचार्ज राजेश कुमार भी सस्पेंड। मामले में 7 अन्य पुलिसकर्मी भी सस्पेंड हैं। अपहरण के बाद से 33 दिनों का दर्द इस परिवार के अलावा कोई नहीं बता सकता। हर रोज संजीत की मां और बहनें घर के दरवाजे पर भाई और बेटे के वापसी का इंतजार करती थी, लेकिन जब खबर आई तो वो बेहद निराश करने वाली थी। क्यों नहीं आई? एक्शन में आ जाती तो मेरे भाई के साथ इतना बड़ा ना होता। कहाँ रखा मेरे भाई को? दिखाया जाए हमको। पुलिस क्या करती रही? 15 बार कॉल आती रही, क्यों नहीं ट्रेस किया? क्या सोचती रही? 4 दिन हुए थे तब मैं गई थी कहने, अब कह रहे थे करोगा आपका लड़का लाके देंगे, दे दिया लड़का। संजीत के अपहरण के बाद से कानपुर की बर्रा थाने की पुलिस संजीत की तलाश के दावे करती रही। यहाँ तक कि दावा किया गया कि पुलिस के कहने पर ही परिवार वालों ने बदमाशों को कथित 30 लाख की फिरौती दी। अरे पुलिस बिल्कुल खिलवाड़ खेल रही है, उसमें कोई काम नहीं हो रहा है और ये हमारे साथ में बहुत तमाशा हो रहा है। अब हम जो करेंगे वो हम पुलिस को। हालांकि एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें फिरौती में नकली नोट देने की बात सामने आ रही है। नकली वाली गड्डी है ना, उसमें बैठा है। नकली गड्डी है, 9-10 गड्डी है। ये कई बच्चों वाली नहीं जो आती है, ये कई हनुमान मंदिर परेशान होना मेरे बहन जैसी हो, मेरे भाई बोलो ना मेरे। बेटे की मौत की खबर तो परिवार तक पहुंच चुकी है, लेकिन अभी भी बेटे को आखिरी बार देखने के लिए इस मां को इंतजार है, क्योंकि आरोपियों ने हत्या के बाद लाश को नदी में फेंक दिया है, जिसकी तलाश जारी है। कानपुर से प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा। और नेपाल से छोड़े गए पानी में यूपी के कई जिलों में कहर मचाना शुरू कर दिया है। कई नदियों में पानी खतरे के निशान को पार कर गया। प्रशासन राहत इंतजामों में लगा है, लेकिन घबराए लोग ऊंचे स्थानों पर पलायन करने के लिए मजबूर हैं। कोरोना काल में आए तबाही के इस विकराल बाढ़ काल ने प्रदेश के कई शहरों में लोगों का जीना मुहाल कर दिया। नदियां उफान पर हैं, गांव की जनता, किसान सब परेशान हैं। पहाड़ों पर भारी बारिश से मैदानी इलाकों की नदियां विकराल रूप लेती जा रही हैं। नदियों का रौद्र रूप घरों, सड़कों, खेतों की फसलों को रौंदता जा रहा है। उफनती हुई गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और आपको बता दें कि इस जलस्तर के बढ़ाव के कारण जो दिक्कतें होंगी उससे निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह से गंगा की लहरों के बीच तैनात है। अब देखिए, हम इस वक्त एनडीआरएफ की टीम के साथ मौजूद हैं और कॉम्बिंग जारी है। एनडीआरएफ की टीम गंगा के किनारे जो लोग पहुंचे हैं उनसे ये अपील करती हुई नजर आ रही है कि आप किनारे पर गहराई की ओर ना जाएं। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ये गोरखपुर का बैकुंठ धाम है, जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी। राप्ती ने यहाँ ऐसा रौद्र रूप दिखाया है जिसके चलते चारों तरफ बस पानी ही पानी दिखाई देता है।
पानी में मंदिर आधे डूबे हुए हैं, कई घरों में पानी घुसा हुआ है, क्योंकि राप्ती यहाँ खतरे के निशान को पार कर गई। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शहर है। यहाँ नदियों का बढ़ता जलस्तर खतरे की घंटी बजा रहा है। राप्ती के अलावा रोहिन और सरयू नदी भी यहाँ खतरे के निशान को पार कर गई है। दर्जनों गांव बाढ़ से घिर गए। गांव वाले पलायन करने को मजबूर हैं। राप्ती में बढ़ते जलस्तर के चलते वैकुंठ धाम के आसपास रहने वाले लोगों के आशियाने डूब गए हैं। जिंदगी बसर करने में भारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक 4 से 5 दिनों में ही यहाँ पानी 10 से 15 फीट तक बढ़ गया है। बाढ़ ने खेत, बागीचे सबको तबाह कर दिया है। उधर अयोध्या में सरयू नदी के जलस्तर में फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरयू का पानी अब खतरे के निशान से तकरीबन 45 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। सुबह ही जल आयोग की टीम ने जब सरयू का जलस्तर रिकॉर्ड किया तब नदी 92 मीटर 94 सेंटीमीटर के निशान के आसपास बह रही थी, जो खतरे के निशान से काफी ज्यादा है। वहीं नेपाल से सरयू नदी में छोड़े गए 2.5 लाख क्यूसेक पानी के चलते बाराबंकी में भी लोगों का जीना मुहाल हो गया है। घाघरा के बढ़ते जलस्तर ने लोगों की नींद उड़ा दी है। यहाँ के हालात दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। एलिंगन ब्रिज पर बने कंट्रोल रूम के मुताबिक नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 54 सेंटीमीटर ऊपर पहुँच चुका है, जिससे सिरौली, गौसपुर और रामनगर तहसील के करीब 6 दर्जन से ज्यादा गांव चपेट में आ गए हैं। उधर श्रावस्ती के लोगों को राप्ती की विकराल धारा का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के जमुनाहा के बोहरवाहा गांव में नदी ने कहर बरपा दिया है। मुख्य मार्ग कट गया। दर्जनों गांव के लोगों का आना जाना बाधित हो गया है। लोग साइकिल को कंधे पर लादकर पार हो रहे हैं। घाघरा नदी की उफनती तेज धारा ने बहराइच में कैसा कहर बरपाया है, उसे इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। बाढ़ से कटान बढ़ गई है और घर बाढ़ की चपेट में आ गया है। दरअसल बहराइच में ऐसे दर्जनों गांव घाघरा की कटान की जद में आ गए हैं। यहाँ की 3 तहसील महसी, कैसरगंज, मेहीपुरवा के दर्जनों गांव पर कटान का खतरा मंडरा रहा है। लोगों के अरमानों का आशियाना उनकी नजरों के आगे ध्वस्त हो रहा है। हालात को देखने के लिए स्थानीय प्रशासन भी यहाँ पहुंचा और मदद का भरोसा दिया। और अब लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का ये हाल भी देखिए। समझना मुश्किल है ये नदी है या समंदर का किनारा। उफनती शारदा नदी के किनारे बसे कई गांवों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। हालात की गंभीरता को देखते हुए सिंचाई विभाग ने राहत के कई इंतजाम किए हैं, लेकिन परियोजना का कार्य समय पर पूरा नहीं हो सका, जिसके चलते यहाँ के लोगों की मुसीबत और बढ़ गई है। कटान को देखते हुए प्रशासन ने यहाँ लोगों को सावधान रहने को कहा है। उधर संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। खतरे की आशंका को देखते हुए प्रयागराज में एसडीआरएफ की तैनाती कर दी गई है, जबकि एनडीआरएफ को अलर्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि प्रयागराज में जब गंगा और यमुना दोनों नदियां खतरे के निशान को पार करती हैं, तो प्रयागराज का तकरीबन 1/4 शहरी इलाका बाढ़ के पानी में डूबने लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इस वक्त बड़ी खबर वाराणसी से आ रही है, जहां पर केमिकल फैक्ट्री में आग लगी है और आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की टीम जुटी हुई है। आग लगने से पूरे इलाके में धुएं का गुबार फैल गया है और मडुआडीह थाना क्षेत्र में केमिकल फैक्ट्री जो है उसमें आग लगी है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वाराणसी के मडुआडीह की, जहां पर केमिकल फैक्ट्री में आग लगी है। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।